अभिवादन। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए। नमस्ते। हमारे पास इस पर कुछ दस्तावेज हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि आखिर इस एकता का मतलब क्या है, कौन सी रुकावटें हैं इसके रास्ते में और इनसे निपटने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं। इरादा यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को एक आसान, दिलचस्प बातचीत के जरिए सामने रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अहम मुद्दे पर ये गहरी पड़ताल। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि भारत में देखे कितनी विविधता है। धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, क्षेत्र सब अलग अलग। तो इतनी विविधता के बीच राष्ट्रीय एकता सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये देश के विकास और शांति के लिए एक बुनियादी जरूरत बन जाती है। हाँ, ये तो है। एकता होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक साथ रहना है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा और आप कह सकते हैं बहुआयामी है। हमें स्रोत अलग अलग विद्वानों के नजरिए बताते हैं। जैसे मायरोन वेनर कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का मतलब है देश को तोड़ने वाले जो आंदोलन है उनसे बचना। अच्छा। और अपने छोटे स्थानीय या समूह के हितों के बजाय पूरे राष्ट्र और जनता के हितों को ऊपर रखना। ये एक सोच की बात है, प्राथमिकता की। वहीं एच ए गनी इसे एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया मानते हैं। यानी ये कुछ ऐसा है जिसे शिक्षा और समाज के जरिए लोगों के मन में बिठाना होता है ताकि उनमें एकता, एकजुटता की भावना जगे, अपने देश के प्रति वफादारी पैदा हो। ये दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा है। अच्छा। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने तो इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता कोई ईंट गारे से बनने वाली इमारत नहीं है जिसे बाहर से खड़ा कर दिया। ये तो एक विचार है, एक भावना है जिसे लोगों के मन में जगाना पड़ता है। हाँ, और रशीदुद्दीन खान एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं कि राष्ट्रीय एकता का मतलब विलय या एक रूपता यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बल्कि सामंजस्य, हार्मनी और एकता, यूनिटी है। मतलब अलग अलग पहचानों को मिटाना नहीं है बल्कि उनके बीच तालमेल बिठाना है। अच्छा, तो ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम एक ऐसी एकता की बात कर रहे हैं जो सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, ये लोगों के आपसी रिश्तों, उनकी सोच, उनकी भावनाओं तक जाती है। बिल्कुल। ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक हर स्तर पर महसूस होनी चाहिए। सिर्फ नक्शे पर एकता नहीं, दिलों में एकता। सही कहा, विविधता को बनाए रखते हुए एकता। अब उन बड़ी चुनौतियों या बाधाओं पर आते हैं जो इस एकता की राह में खड़ी हैं। स्रोत कई अहम रुकावटों का जिक्र करते हैं। पहली चुनौती के तौर पर क्षेत्रवाद का नाम आता है। हाँ, पहली और एक बहुत बड़ी बाधा है क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने क्षेत्र या राज्य को पूरे देश से ज्यादा अहमियत देना। ये एक तरह का कह सकते हैं उपराष्ट्रवाद जैसा हो जाता है, जहां अपने इलाके से प्यार देश से ज्यादा हो जाता है। अच्छा। और कभी कभी तो ये और भी संकुचित होकर उप क्षेत्रवाद बन जाता है। मतलब राज्य के अंदर ही किसी खास हिस्से को बाकी राज्य या देश से ज्यादा तरजीह देना। और असल जिंदगी में ये क्षेत्रवाद हमें किन अलग अलग शक्लों में दिखाई देता है? स्रोत कुछ उदाहरण देते होंगे इसके? बिल्कुल, स्रोत इसके कई रूप बताते हैं जिनसे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगता है। कुछ मुख्य उदाहरण देखें तो पहला रूप है देश से ही अलग होने की मांग उठाना। स्रोतों में पुरानी खालिस्तान या द्रविड़ नाड जैसी अलगाववादी मांगों का जिक्र मिलता है, जहां एक क्षेत्र भारत से अलग अपना देश बनाना चाहता था। दूसरा रूप है देश के भीतर ही नए राज्य की मांग करना, अक्सर भाषा या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर, जैसे तेलंगाना जो अब बन चुका है, या बोडोलैंड की मांग का जिक्र है। उत्तराखंड भी इसी तरह बना। हाँ। फिर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरे राज्य का दर्जा मांगना भी इसी में आता है, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी का मामला है। ठीक। चौथा, राज्यों के बीच के झगड़े भी क्षेत्रवाद का ही एक रूप है, चाहे वो सीमा को लेकर विवाद हो, जैसे चंडीगढ़ या बेलगाम पर दावेदारी। हाँ, ये तो सुनते रहते हैं। या फिर उससे भी ज्यादा संवेदनशील नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, जैसे कावेरी या कृष्णा नदी जल विवाद। ये तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। भले ही इसके लिए आक्रामक रवैया अपनाना पड़े,
स्रोत शिवसेना या तमिल सेना जैसे संगठनों का उदाहरण देते हैं। हाँ। और आखिर में भूमिपुत्र यानी सन्स ऑफ द सॉइल का सिद्धांत। ये सोच कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा, व्यापार वगैरह में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बाहर वालों को नहीं। अच्छा, असमियों के लिए जैसे नारे। बिल्कुल, महाराष्ट्र मराठियों के लिए, ये सब इसी सोच की उपज है। ये तो वाकई कई तरह से सामने आता है। मतलब अपने इलाके से लगाव जब देश हित पर हावी होने लगे तो वो क्षेत्रवाद बन जाता है। अब दूसरी बड़ी चुनौती पर आते हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक और दुखद चुनौतियों में से एक है। सांप्रदायिकता का मतलब है देश या राष्ट्र के बजाय सिर्फ अपने धार्मिक समुदाय से गहरा लगाव रखना और अक्सर दूसरे धर्मों या समुदायों के हितों के खिलाफ जाकर अपने समुदाय के हितों को आगे बढ़ाना। स्रोत इसकी जड़ें ब्रिटिश राज तक ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, अंग्रेजों ने 1909, 1919 और 1935 के कानूनों के जरिए मुस्लिमों, सिखों वगैरह के लिए अलग चुनावी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। इसे अक्सर उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा माना जाता है। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। जी, इसी ने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। आजादी के बाद धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल इस आग को और हवा देता रहा है। और इसके क्या रूप दिखते हैं हमें? इसके भी कई रूप हमें समाज और राजनीति में देखने को मिलते हैं। एक तो है धर्म के आधार पर बनी राजनीतिक पार्टियां जो मुख्य रूप से अपने समुदाय के हितों की बात करती हैं। स्रोत अकाली दल या पुरानी मुस्लिम लीग का उदाहरण देते हैं। दूसरे हैं धर्म आधारित दबाव समूह। ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते पर धार्मिक मुद्दों पर सरकार और समाज पर दबाव बनाते हैं। स्रोत आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का उल्लेख करते हैं। ठीक। तीसरा और सबसे भयानक रूप है सांप्रदायिक दंगे, अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच हिंसा। हाँ। जिसमें जान माल का भारी नुकसान होता है। स्रोत बनारस, हैदराबाद, अलीगढ़ जैसे कई शहरों का जिक्र करते हैं जो इसकी त्रासदी झेल चुके हैं। ये तो बहुत दुखद है। और चौथा रूप है धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर या मस्जिद को लेकर होने वाले विवाद। ये अक्सर बहुत संवेदनशील और विस्फोटक हो जाते हैं। स्रोत में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और 6 दिसंबर 1992 की घटना का साफ तौर पर जिक्र है जो राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा झटका था। ये वाकई बहुत चिंता की बात है कि धर्म जो जोड़ने का काम कर सकता है वो इस तरह बंटवारे का कारण बन जाता है। अब तीसरी बाधा पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, जातिवाद, कास्टिज्म। ये भी भारत की एक कड़वी सच्चाई रही है। बिल्कुल। जातिवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका मतलब है देश हित या राष्ट्रीय पहचान के बजाय अपनी जाति या जाति समूह को सबसे ऊपर रखना और उसी के आधार पर सोचना और काम करना। स्रोत कहते हैं कि आजादी के बाद जातिवाद का जो रूप हम देखते हैं वो काफी हद तक जाति के राजनीतिकरण का नतीजा है। राजनीतिकरण मतलब जब राजनीतिक दल और नेता वोट पाने या सत्ता में बने रहने के लिए जातिगत पहचानों का इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कई रूप हैं। जैसे एक, जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का बनना। स्रोत पुरानी जस्टिस पार्टी या फिर डीएमके, बीएसपी जैसी पार्टियों का जिक्र करते हैं जिनका आधार किसी खास जाति या जाति समूह में रहा है। ठीक। दूसरा, जाति आधारित दबाव समूहों का उभरना जो अपनी जाति के हितों के लिए लॉबिंग करते हैं, जैसे नाडार एसोसिएशन या हरिजन सेवक संघ का जिक्र है। अच्छा। तीसरा और सबसे आम रूप जो दिखता है वो है चुनावों में टिकट बांटते वक्त और सरकार बनने पर मंत्री बनाते वक्त जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना। ये एक तरह की राजनीतिक मजबूरी या रणनीति बन गई है। हाँ, ये तो रोज की राजनीति में दिखता है। बिल्कुल। चौथा, विभिन्न जातियों के बीच तनाव और संघर्ष। ये संघर्ष ऊंची और नीची कही जाने वाली जातियों के बीच भी हो सकता है या फिर सत्ता और संसाधनों पर कब्जे के लिए दो या ज्यादा ताकतवर जातियों के बीच भी। स्रोत बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र करते हैं जहां ऐसे संघर्ष आम रहे हैं। और पांचवां, आरक्षण की नीति को लेकर होने वाले हिंसक विवाद और आंदोलन भी जातिवाद का ही एक पहलू है। हाँ। और जाति के इस राजनीतिकरण का एक दिलचस्प पहलू स्रोत बीके नेहरू के
हवाले से बताते हैं, खासकर आरक्षण के संदर्भ में। क्या कहते हैं वो? नेहरू का मानना था, जैसा स्रोत बताते हैं, कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण एक तरह से ब्रिटिश काल के सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों मतलब कम्युनल इलेक्ट्रेट्स का ही बचावा रूप है। अच्छा, ये तो एक अलग नजरिया है। हाँ, उनका तर्क था कि यह व्यवस्था लगातार लोगों को उनकी जाति की याद दिलाती है और जातिगत पहचान को मजबूत करती है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य के खिलाफ जाता है। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि आरक्षण भले ही सामाजिक न्याय के लिए जरूरी समझा जाता हो, अनजाने में जातिगत पहचान को और पक्का कर देता है और एकता में बाधक बन सकता है? ये तो बड़ा जटिल मुद्दा है। स्रोत सीधे तौर पर ऐसा निष्कर्ष नहीं देते, लेकिन नेहरू के इस विचार को प्रस्तुत करके वे इस बहस के एक अहम पहलू की ओर इशारा जरूर करते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि कई राज्यों में राजनीति का खेल असल में कुछ प्रमुख और प्रभावशाली जातियों के बीच सत्ता संघर्ष बनकर रह गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में कम्मा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम वोक्कालेका। हाँ, ये नाम सुने। या बिहार में अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच की राजनीतिक खींचतान। ये तो सचमुच सामाजिक ताने बाने में बहुत गहरे तक समाई हुई चुनौतियां हैं। और चौथी बाधा जिसका स्रोत जिक्र करते हैं वो है भाषावाद, लैंग्वेजेस। भाषा तो संवाद का जरिया है, ये बाधा कैसे बनती है? भाषावाद का मतलब है अपनी भाषा से जरूरत से ज्यादा लगाव और दूसरी भाषाएं बोलने वालों के प्रति नफरत, शक या भेदभाव का भाव रखना। अच्छा, ये भी बाकी बाधाओं की तरह काफी हद तक राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। स्रोत इसके दो मुख्य आयाम बताते हैं। क्या है वो? पहला और सबसे बड़ा आयाम रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसकी चिंगारी 1953 में लगी, जब मद्रास राज्य से तेलुगु भाषियों के लिए पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसके बाद तो पूरे देश में अपनी अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांगें उठ खड़ी हुई। फिर सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953-55 में, जिसकी सिफारिशों पर 1956 में बड़े पैमाने पर राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर फिर से तय की गईं। हाँ, वो तो एक बड़ा कदम था। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। बाद में भी बॉम्बे राज्य का बंटवारा गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब का बंटवारा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुआ, और असम से भी कई राज्य बने। इन सब का आधार कहीं ना कहीं भाषा और उससे जुड़ी सांस्कृतिक पहचान थी। और दूसरा अहम आयाम है संघ, यानी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का सवाल। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी को हटाने की बात कही। हाँ। लेकिन जब 1963 के राजभाषा अधिनियम के जरिए हिंदी को प्रमुखता देने की कोशिश हुई, तो दक्षिण भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंदी विरोधी आंदोलन हुए। हाँ, वो तो काफी बड़ा विवाद था। जी, उन्हें डर था कि हिंदी उन पर थोप दी जाएगी। तब तत्कालीन केंद्र सरकार को यह आश्वासन देना पड़ा कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी भी हिंदी के साथ सहयोगी राजभाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। और ये आज तक है। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि स्कूलों में 3 भाषा फॉर्मूला, मतलब हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय क्षेत्रीय भाषा, पढ़ाना भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ, खासकर तमिलनाडु जैसे राज्यों में। तो नतीजा ये हुआ कि हिंदी उस तरह से पूरे भारत की संपर्क भाषा नहीं बन पाई, जैसा शायद संविधान बनाने वालों ने सोचा था। भाषा तो जोड़ने का जरिया होनी चाहिए थी, पर यहाँ ये भी बंटवारे और विवाद की वजह बन गई। इन चारों चुनौतियों, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद को देखकर लगता है कि ये कैसे एक दूसरे में उलझी हुई हैं और पहचान के नाम पर देश को कैसे बांट सकती हैं। तो सवाल उठता है कि इनसे निपटने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं? क्या स्रोत कुछ ठोस कदमों का जिक्र करते हैं? हाँ, इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयास जरूर हुए हैं। एक महत्वपूर्ण संस्था जिसका जिक्र स्रोत करते हैं वो है राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, यानी NIC। अच्छा, NIC। इसका गठन 1961 में हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर। प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें समय समय पर केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, शिक्षाविद, पत्रकार, उद्योगपति और समाज के अन्य जाने माने लोग सदस्य रहे हैं। और इसका काम क्या था? इसका मुख्य काम था राष्ट्रीय एकता से जुड़ी हर तरह की समस्याओं पर विचार करना और उनसे निपटने के लिए सरकार को सुझाव देना। 1961 में बनी ये संस्था तो काफी पुरानी है। क्या ये लगातार काम करती रही? यहीं पर एक पेच है।
स्रोत बताते हैं कि एनआईसी की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई। इसे कई बार भंग किया गया और फिर नए सिरे से गठित किया गया। 1968 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में, 2005 में और फिर 2010 में। हर बार सदस्यों की सूची बदलती रही, उसे ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश हुई। इतनी बार पुनर्गठन? हाँ, स्रोत 1962 से लेके 2013 तक हुई इसकी कुल 16 बैठकों की तारीखें भी देते हैं। इससे लगता है कि जब भी देश में एकता को लेकर कोई बड़ा संकट आया, तब इस परिषद को फिर से याद किया गया। लेकिन ये बार-बार पुनर्गठन, क्या स्रोत बताते हैं कि ये बदलते हालात के अनुसार ढलने की कोशिश थी, या ये दिखाता है कि काउंसिल अपने लक्ष्यों को पाने में बार-बार नाकाम हो रही थी? स्रोत सीधे तौर पर नाकामी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जरूर संकेत देते हैं कि परिषद की सिफारिशें अक्सर कागजों पर ही रह गईं। अच्छा। और जमीन पर उनका असर बहुत सीमित रहा। बार-बार पुनर्गठन शायद इसी बात का संकेत है कि संस्था उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही थी जितनी उम्मीद थी। हालांकि ये भी सच है कि इसकी बैठकों में उस समय के सबसे ज्वलंत और मुश्किल मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। किन मुद्दों पे चर्चा होती थी इन बैठकों में? एजेंडा काफी व्यापक होता था, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बनाए रखा जाए, पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति और उग्रवाद से कैसे निपटा जाए। हाँ, ये बड़े मुद्दे हैं। शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पंजाब में आतंकवाद की चुनौती, कश्मीर समस्या, अयोध्या विवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे इसकी बैठकों के एजेंडे में रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2008 की बैठक, जो 14वीं थी, तब हुई थी जब देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसी तरह 2011 और 2013 की बैठकों में भी सांप्रदायिक हिंसा, समाज में बढ़ते भेदभाव, नागरिक अशांति से निपटने और खासकर युवाओं को धर्म या जाति के नाम पर कट्टरपन से बचाने जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। क्या कोई ठोस नतीजा निकला इन चर्चाओं का? 2013 की बैठक में तो बाकायदा एक प्रस्ताव भी पास हुआ जिसमें हर तरह की हिंसा की निंदा की गई, सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि सभी मतभेद कानून के दायरे में ही सुलझाए जाने चाहिए। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचारों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की भी कड़ी निंदा की गई और उनके अधिकारों और सुरक्षा पर बल दिया गया। चर्चाएं तो गंभीर मुद्दों पर हुई, लेकिन जैसा आपने कहा, असर शायद उतना नहीं हुआ। एक और संस्था का जिक्र श्रोत्र करते हैं, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, NFCH। ये क्या है और NIC से कैसे अलग है? हाँ, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, NFCH। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के माहौल में। अच्छा, उस वक्त। जी, ये है केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त यानी ऑटोनमस संस्था है। इसका नजरिया है एक ऐसा भारत बनाना जो सांप्रदायिक और अन्य तरह की हिंसा से मुक्त हो, जहां सभी नागरिक, खास तौर पर बच्चे और युवा, शांति और सद्भाव के साथ रह सकें। तो इसका काम NIC से अलग है? हाँ, इसका मिशन ज्यादा जमीनी और व्यावहारिक लगता है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की विविधता में एकता के विचार को असलियत में बदलने के लिए काम करता है। कैसे? क्या गतिविधियां इसकी? इसकी गतिविधियां NIC की नीतिगत चर्चाओं से काफी अलग हैं। पहला, ये सांप्रदायिक, जातीय या आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी देखभाल और ट्रेनिंग के लिए आर्थिक मदद देता है। ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल, ताकि वे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। दूसरा, ये स्कूलों, कॉलेजों, NGOs वगैरह के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम चलाता है जिनसे लोगों में आपसी भाईचारा और एकता की भावना बढ़े। तीसरा, ये इस विषय पर रिसर्च और स्टडी करवाता है और शोध करने वालों को स्कॉलरशिप भी देता है। चौथा, ये उन लोगों या संस्थाओं को पुरस्कार भी देता है जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो। अच्छा, प्रोत्साहन भी। जी। पांचवा, ये केंद्र और राज्य सरकारों, कॉरपोरेट जगत, NGOs और समाज के दूसरे वर्गों को साथ लाकर सद्भाव बढ़ाने के काम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। और छठा, ये इस विषय पर जानकारी इकट्ठा करता है और किताबें, मोनोग्राफ वगैरह प्रकाशित भी करता है। हाँ, ये वाकई NIC की तुलना में ज्यादा जमीनी और सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचने वाला काम करता हुआ लगता है। इसका फोकस पीड़ित बच्चों की मदद और जमीनी स्तर पर सद्भाव बढ़ाने पर है। पर क्या बड़े नीतिगत मुद्दों पर NIC जैसी संस्था की भी अपनी जगह नहीं है, भले ही उसके नतीजे कम दिखते हों? बिल्कुल,
दोनों के कार्यक्षेत्र और महत्व अलग अलग है। NIC एक उच्च स्तरीय मंच है जहां देश के नेता और विचारक राष्ट्रीय एकता से जुड़े बड़े नीतिगत मुद्दों पर संवाद कर सकते हैं, एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं NFCH जमीनी स्तर पर काम करके सद्भाव बनाने और हिंसा के घावों को भरने का प्रयास करता है। शायद दोनों तरह के प्रयासों की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा से इन स्रोतों के आधार पर हम राष्ट्रीय एकता के बारे में क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें बहुत साफ उभर कर आती हैं। पहले, भारत में राष्ट्रीय एकता एक बहुत ही जटिल, नाजुक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये कोई मंजिल नहीं, सफर है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा जारी रहेगी। और ये सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू भी उतने ही अहम हैं। दिलों और दिमागों को जोड़े बिना सच्ची एकता नहीं आ सकती। सही बात है। और दूसरी बात, हमने जिन 4 बड़ी बाधाओं की बात की, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद और भाषावाद, ये बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। हाँ, ये तो साफ दिखा। और चिंता की बात यह है कि ये अक्सर हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं, सत्ता की राजनीति और पहचान के टकराव से जुड़ी हुई हैं। इनका समाधान सिर्फ कानून बनाने या भाषण देने से नहीं हो सकता। इसके लिए समाज और राजनीति दोनों स्तरों पर लगातार काम करने की जरूरत है। और तीसरा निष्कर्ष? तीसरी बात, इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान यानी NFCH जैसे संस्थागत प्रयास हुए हैं। NIC जहां नीतिगत चर्चा और संवाद का मंच रहा, वहीं NFCH ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करता दिखता है। लेकिन ये भी साफ है कि चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं और लगातार नए रूप में सामने आती रहती हैं। आखिरकार ये हमेशा एकता बनाम एकरूपता और सामंजस्य बनाम विलय के बीच सही संतुलन खोजने की कोशिश है। जैसा रशीदुद्दीन खां ने कहा था, हमें विविधता को मिटाकर एकरूपता नहीं लानी, बल्कि विविधता के बीच सामंजस्य और एकता बनानी है। वाकई, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि राष्ट्रीय एकता कोई आसान लक्ष्य नहीं है। इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ सरकार या कुछ संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। शायद हर नागरिक को सोचना होगा कि वो अपने स्तर पर इन बांटने वाली ताकतों का सामना कैसे कर सकता है और जोड़ने वाली शक्तियों को कैसे मजबूत कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, जिस पर वे खुद विचार कर सकें। जरूर। स्रोत हमें दिखाते हैं कि क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा जैसी पहचानें अक्सर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और हमें बांटती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने व्यक्तिगत फैसलों में अपनी इन अलग अलग पहचानों को बनाए रखते हुए भी एक साझा भारतीयता की भावना को कैसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। कैसे ये साझा पहचान हमारी दूसरी पहचानों पर हावी हो सकती है, ताकि हम एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत हो सकें। इस पर सोचना हम सब के लिए ज़रूरी है।